हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने 10th क्लास की एक साइंस की सीरीज़ चालू की हुई है, जिसमें हमने काफ़ी सारे टॉपिकों को आपको कवर करा चुके हैं। इससे पहले जो 3 चैप्टर थे वो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। उनकी जिस बच्चे ने वह नहीं देखे हैं वो जाकर के हमारी प्लेलिस्ट में देख सकता है। आज हमारा जो अब हमारा चैप्टर चल रहा है उसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है स्टडी रूम 2.0। साथ ही ये हमारा पार्ट 10 है। इससे पहले 9 वीडियो इसकी भी हम अपलोड कर चुके हैं। आपको पता है कि हमारे इस चैनल पे आपको बिल्कुल ही टॉपिक वाइज लेकर के चला जाता है, जिससे आपका एक भी टॉपिक मिस ना हो। साथ ही आपको आसान एक्सप्लेनेशन के साथ बिल्कुल नोट्स के साथ समझाया जाता है, जिससे कि आप अपने नोट्स बना सके और आपको ट्यूशन की भी आवश्यकता बिल्कुल भी न पढ़े। ठीक है, तो आइए जल्दी से शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा मोटिवेशन हो जाए। तो सबसे पहले आप पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए, थोड़ा सा मोटिवेशन हो जाए, जिससे कि आप अच्छे से मोटिवेट होकर के पढ़ सकें। ठीक है, और पेपर में अपना अच्छे स्कोर कर सकें। ठीक है, तो चलते रहो अपनी मंजिल के पथ पर। ठीक है, फिलहाल आपकी 10th क्लास की ही मंजिल है, तो आप चलते रहो अपने मंजिल के पथ पर। चलते चलते या तो मंजिल मिल जाएगी। ठीक है, यानी आपका 10वीं का मुकाम है। ठीक है, उसके मंजिल को पाने के लिए आप अपने पथ पर चलते जाइए। या तो आपको मंजिल मिल जाएगी या आप चलना सीख जाओगे। ठीक है, ध्यान से इस बात की गहराई को आप समझिए कि आप अपनी मंजिल के पथ पर चलते जाइए, या तो मंजिल मिल जाएगी या आप चलना सीख जाओगे। ठीक है, तो मेहनत करना बिल्कुल नहीं छोड़ना है। आखिरी दम तक हम मिलकर एक साथ बिल्कुल मेहनत करेंगे। आपको हमारे साथ लास्ट तक बने रहना है और अपने इसी जोश को बनाए रखना है। ठीक है, और आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो सबसे पहले हमारा आ जाता है कार्बन यौगिक के रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने आपको कार्बनिक जो यौगिक होते हैं उनके नाम लिखने बताए थे कि उनके नाम कैसे लिखे जाते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप बिल्कुल उन्हें समझ गए होंगे। और आज हम कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म समझेंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। अब हम कार्बन के यौगिक के कुछ रासायनिक गुणधर्मों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो पहला क्या है इसमें, दहन। ठीक है, पहला क्या है, दहन। दहन वह प्रक्रम है जिसमें किसी पदार्थ को ऑक्सीजन की अधिकता में बहुत अधिक गर्म किया जाता है। यानी जो ऑक्सीजन की भी जहाँ पर अधिकता होगी, उसी प्रक्रम के अनुसार उसको वहाँ पर क्या किया जाएगा, अधिक गर्म किया जाएगा। कार्बन के सभी अपर रूपों का ऑक्सीजन दहन होने पर ऊष्मा एवं प्रकाश के साथ कार्बन डाइऑक्साइड देता है। यदि आप क्या करें, अगर कार्बनिक यौगिक है कोई, आप उसको जो ऑक्सीजन की अधिकता है उसके साथ ही आप उसको अधिक गर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो वह दहन है। ठीक है, वो क्या प्रक्रम कहलाता है, दहन प्रक्रम कहलाता है। साथ ही अगर जो कार्बन के अपर रूप हैं उनको ऑक्सीजन में जब हम दहन करते हैं तो वो एक तो ऊष्मा, क्या, हीट हीट निकलती है। साथ ही इसमें प्रकाश यानी लाइट, जो प्रकाश है हमारा वो भी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ निकलता है। ठीक है, CO2 जरूर बनेगा इसमें। ठीक है, दहन पर अधिकांश कार्बनिक यौगिक प्रचुर मात्रा में ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। जो आपके अधिकांश कार्बनिक यौगिक होते हैं वो ऊष्मा साथ ही प्रकाश उत्पन्न अवश्य करते हैं। आप नीचे एग्जाम्पल देख पा रहे होंगे। आपने कार्बन लिया है, साथ की आपको क्या करना है, ऑक्सीजन लिया हुआ है, और आपको पता है, ठीक है, आपको पता क्या है कि हम इसको क्या कर रहे हैं, गर्म। ठीक है, और गर्म करने का साइन क्या होता है, ये होता है। ठीक है, तो हम इसको क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं का ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो आपका क्या बन जाता है, आपका बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। और साथ ही आपको क्या निकलता है, जैसे कि ऊपर आपने देखा कि ऊष्मा एवं प्रकाश। ठीक है, तो यहाँ क्या, प्रकाश एवं ऊष्मा जो है आपकी इस अभिक्रिया में निकलती है। इसे क्या कहते हैं, हम दहन कहते हैं। उसके बाद नीचे देखिए, आपको देख रहा होगा मैथेन। मैथेन को आप क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को, ये भी एक कार्बन का ही यौगिक है क्योंकि इसमें C आ रहा है, तो ये भी मैथेन क्या है, कार्बन का ही यौगिक है। ठीक है, तो इसको क्या कर रहे हैं हम, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करेंगे, गर्म करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, गर्म करेंगे। ठीक है, अब जैसे ही गर्म कर दिया
तो हमारा क्या प्राप्त होगा हमको, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, साथ ही हमारा क्या निकल जाता है, जल, और इसके साथ ही प्रकाश व ऊष्मा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, इसमें क्या निकलता है, प्रकाश व ऊष्मा निकलता है जब आप कार्बनिक यौगिक को ऑक्सीजन की उपस्थिति में हाई टेम्परेचर से गर्म करते हैं, मतलब अधिक मात्रा में गर्म करते हैं। ठीक है, तो क्या है, अब देखिए आपको दिख रहा होगा एथेनॉल, ठीक है, CH3CH2OH, ये भी आपका कार्बन का ही यौगिक है। आपको इसको भी क्या करना है, ऑक्सीजन के साथ गर्म करना है, तो आप क्या निकल जाएगा आपका 2CO2 यानी 2 कार्बन डाइऑक्साइड इसमें प्राप्त हो जाएगी हमें। साथ ही इसके क्या निकलेगा, जल निकल जाएगा। ठीक है, अगर रासायनिक अभिक्रिया करके देखें, और साथ ही क्या निकलेगा, प्रकाश व ऊष्मा। ठीक है, यह आपका प्रक्रम क्या कहलाता है, दहन कहलाता है। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ठीक है, अब आपका आ जाता है ईंधन। ठीक है, क्या आ जाता है, ईंधन। ठीक है, तो आइए जानते हैं इसके बारे में भी। ठीक है, वैसे तो आपको नाम से ही पता लग गया क्योंकि ईंधन है, तो ईंधन किसे बोलते हैं, जिससे कि जिसे डालने पर या देने पर आपको क्या हो, उधर से प्रतिक्रिया हो किसी भी काम को करने के लिए। ठीक है, वो क्या कहलाता है, ईंधन कहलाता है। तो ये पढ़िएगा आप, वे कार्बनिक यौगिक वे कार्बन यौगिक जिनमें ऊर्जा संचित होती है तथा ऊष्मा एवं प्रकाश के साथ जलते हैं, ईंधन कहलाते हैं। जो मतलब क्या है, उनमें जो है ऊर्जा तो संचित रहती है, साथ ही वो क्या करते हैं, जब जलते हैं तो ऊष्मा और प्रकाश के साथ जलते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, हम ईंधन कहते हैं। ठीक है, मुक्त ऊर्जा यानी ऊष्मा का प्रकाश का प्रयोग विभिन्न उद्देश्यों, जैसे जो ऊष्मा का प्रकाश होता है उसका विभिन्न प्रकार से उपयोग किया जाता है उनके उद्देश्य, जैसे खाना बनाने, फैक्ट्रियों में मशीनों को चलाने आदि के लिए प्रयोग करते हैं। ईंधनों में जैसे, ईंधनों में क्या क्या आता है, कोयले, कोक तथा चारकोल में कार्बन मुक्त अवस्था में या पेट्रोलियम, LPG या CNG। ठीक है, LPG गैस होती है और साथ ही CNG होती है। ठीक है, कैरोसिन बोलते हैं मिट्टी के तेल को, मिट्टी का तेल जो होता है वो। ठीक है, अब तो काफ़ी कम हो गया मिलना। ठीक है, कैरोसिन हो गया। उसके बाद आपका पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि, ये सभी क्या है, आपके ईंधन है। ठीक है, संयुक्त अवस्था में हो सकता है वह ईंधन लंबे समय पूर्व जो प्राक ऐतिहासिक पुराने पौधे तथा जंतुओं, जीवाश्मों के धरती के चट्टानों की जो धरती में चट्टानें थी उनकी परतों के नीचे दब गए थे, उनके विघटन से बनते हैं। जो आपका ईंधन है वो क्या है कि जो पेड़ पौधे थे, जंतु थे, तो क्या थे, वो पृथ्वी की जो चट्टानें थी उनके जो नीचे थे वो लाखों वर्ष तक दबे रहे, तो उस उनके विघटन से हमको क्या प्राप्त हुआ है, ईंधन प्राप्त होता है, ईंधन प्राप्त हुआ। ठीक है, तो जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। कुछ प्रमुख जीवाश्म ईंधन निम्नलिखित है, मतलब कुछ जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, उनको भी हम देखते हैं। ठीक है, अब आ जाता है हमारा जो जीवाश्म ईंधन है उनके बारे में। तो आ जाता है, सबसे पहले आ जाता है कोयला। ठीक है, आपको पता है कि कोयला खानों में पाया जाता है। ठीक है, तो आइए इसको ही देखते हैं। यह कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के यौगिक का जटिल मिश्रण है। क्या है, जो आपका कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया तथा ऑक्सीजन होगा, इनका क्या है, जटिल मिश्रण है। ठीक है, तथा इसमें कुछ मात्रा में मुक्त कार्बन के साथ नाइट्रोजन तथा सल्फर होते हैं। क्या होता है, जो आपका कोयला होता है इसमें क्या हो, कुछ ही मात्रा में कार्बन के साथ क्या होता है, नाइट्रोजन तथा सल्फर भी होते हैं। ठीक है, यह पौधों, फर्श तथा पेड़ों के विघटन से बनते हैं। किससे बनते हैं, पेड़ पौधे हो गए, और भाई आपका मतलब पेड़ों के हो गए, जो आपके लाखों वर्ष क्या हो गया था, धरती की जो चट्टानें थी उनके नीचे दब करके बने हैं। ठीक है, लाखों वर्ष पूर्व, देखो आपको लिख भी रहा होगा, जो लाखों वर्ष पूर्व पृथ्वी में दब गए थे। इनमें क्या होता है, मतलब जो दबे हुए होते हैं इनमें ही आपको क्या ये बन जाते हैं, ईंधन बन जाता है। ऐसा ही आपका एक क्या है, कोयला है। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोलियम ये भी आपको पता है कि आपको कहाँ से प्राप्त होता है, हमारी ज़मीन से ही प्राप्त होता है। ठीक है, पेट्रोलियम भी धरती से ही निकाला जाता है। ठीक है, तो ये भी हमारे जो पेड़ पौधे थे ये सभी जो चट्टानों में दब गए थे वहीं से बनकर आपका जीवाश्म ईंधन प्राप्त होता है। ठीक है, तो पेट्रोलियम के बारे में जानते हैं पहले। पेट्रोलियम ग्रीक भाषा के दो शब्दों पेट्रो प्लस ओलियम से मिलकर बना है।
ठीक है, क्या बना है? पेट्रोलियम ग्रीक भाषा के दो शब्दों पेट्रो प्लस ओलियम से मिलकर बना है। पेट्रो का क्या अर्थ होता है? पेट्रो का अर्थ होता है चट्टान। क्या होता है अर्थ पेट्रो का? वो होता है चट्टान। तथा ओलियम का अर्थ होता है तेल। क्या होता है? ओलियम का मतलब तो हो गया तेल, साथ ही आपका चट्टान जो होता है उस मतलब पेट्रो का जो अर्थ होता है वो होता है चट्टान। ठीक है, अर्थात पृथ्वी के भीतर चट्टानों के नीचे पाए जाने वाला, पृथ्वी के भीतर तथा चट्टानों के नीचे पाए जाने वाला कच्चा तेल या अपरिष्कृत तेल ही पेट्रोलियम कहलाता है। ठीक है, जो आपका चट्टानों के नीचे तेल पाया जाता है उसी को क्या आप कहते हैं? पेट्रोलियम कहलाते हैं। वो कच्चा तेल होता है। ठीक है, पृथ्वी के नीचे पाए जाने के कारण इसी खनिज तेल या चट्टानी तेल भी कहते हैं। जो पृथ्वी के नीचे मतलब पृथ्वी के नीचे पाए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? जैसे कि कुछ भी हो गया उसको बोलते हैं खनिज तेल हो, इसको क्या बोलते हैं? पेट्रोलियम को खनिज तेल भी बोलते हैं, साथ ही आपको चट्टानी तेल भी बोला जाता है इसको। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब इसके बाद आ जाता है आपका ज्वाला। ठीक है, यानी अग्नि से संबंध है इसका। ठीक है, ज्वाला, ज्वाला किसे कहते हैं? ज्वाला वह क्षेत्र है जहाँ गैसीय पदार्थों का दहन होता है। ज्वाला कौन सा क्षेत्र है? जहाँ पर जो गैस होते हैं उनमें गैसीय पदार्थ होते हैं उनका दहन होता है। ऑक्सीजन की मात्रा व ईंधन के दहन के आधार पर ज्वाला दो प्रकार की होती है। कितने जो आपकी ज्वाला होती है, अग्नि होती है, वो कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। पहली जो ज्वाला होगी उसका नाम होता है आपका नीली या अदीप्त ज्वाला। साथ ही जो दूसरी होती है उसका होता है पीली या दीप्त ज्वाला। ठीक है, जो नीली है उसे अदीप्त ज्वाला भी बोलते हैं और जो पीली है उसे दीप्त ज्वाला भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम अदीप्त ज्वाला यानी नीली ज्वाला के बारे में पढ़ेंगे। पर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में ईंधन का पूर्ण दहन होता है। अगर आपके पास जो ऑक्सीजन है उसकी पर्याप्त मात्रा है तो उसमें क्या होगा? आपका ईंधन क्या होगा? पूरी तरह से जल जाएगा, यानी पूरी तरह से उसका क्या हो जाएगा? दहन हो जाएगा, जिससे नीली ज्वाला उत्पन्न होती है, किंतु प्रकाश उत्पन्न नहीं होता। ठीक है, आपका क्या, अगर आपका ईंधन पूरी तरह से पूर्ण रूप से पर्याप्त ऑक्सीजन में जल रहा है, ठीक है, तो क्या होगा? नीली ज्वाला उत्पन्न होती है और उससे प्रकाश भी बिल्कुल उत्पन्न नहीं होता है। जैसे गैस स्टोव में एलपीजी का दहन। आपने देखा होगा कि घरों में आपकी माताएं बहनें, हमारी सभी की माताएं बहनें क्या हैं, गैस चलाती हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि नीले रंग की ज्वाला उत्पन्न होती है जो एलपीजी के कारण होती है। ठीक है, उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन की मात्रा में क्या होगा? उसका पूर्ण दहन होता है। ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसको बिल्कुल ही पूर्ण दहन हो जाता है, इसलिए वो क्या कहलाती है? आपकी नीली या अदीप्त ज्वाला कहलाती है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका पीली या दीप्त ज्वाला। अपर्याप्त वायु की पूर्ति की स्थिति में ईंधन का अपूर्ण दहन होता है। आपके पास क्या है? जो आपकी ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो अपर्याप्त है, आपके पास पर्याप्त नहीं है, तो उसमें क्या होगा? आपका जो ईंधन होगा वो पूरी तरह नहीं जलेगा, तो अपूर्ण दहन होगा, जिसके कारण बिना जले कार्बन कणों का निर्माण होता है। ठीक है, कुछ कारण जो कार्बन परमाणु कण हैं वो रह जाते हैं बिना जले, तो उनसे क्या होता है? उनका निर्माण होता है जो पीले रंग का प्रकाश उत्पन्न करते हैं। कैसे रंग का प्रकाश उत्पन्न करते हैं? पीले रंग का। उदाहरण, मोम के वाष्प का जलना। ठीक है, जो आपका मोम का वाष्प है, आप देखते होगा, आपने मोमबत्ती जलाई होगी तो उसमें क्या होता है? पीले रंग का प्रकाश। आप कहीं पर भी लगा दे अगर मोमबत्ती तो प्रकाश उत्पन्न होगा, क्योंकि उसमें जो होता है कि कार्बन का जो वो पूरी तरह से नहीं जलता है, पूरी तरह से पूर्ण दहन नहीं होता है, उसका अपूर्ण दहन होता रहता है, जिससे क्या होता है? उसके कार्बन के जो कण होते हैं उनका निर्माण होता है और वो पीले रंग का प्रकाश उत्पन्न करता है। ठीक है, उम्मीद है आप बिल्कुल ये समझ गए होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ठीक है, अब आ जाता है आपका ऑक्सीकरण। ठीक है, क्या आ जाता है? ऑक्सीकरण। आइए इसको देखते हैं। ऑक्सीजन के ग्रहण तथा हाइड्रोजन के त्यागने की प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण कहलाती है। ये आपको पहले भी बताया जा चुका है कि जो ऑक्सीजन ग्रहण करता है, साथ ही हाइड्रोजन को त्यागने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। इसके लिए क्षारीय KMnO4 प्लस उष्मा या अम्लीकृत K2Cr2O7 प्लस उष्मा का प्रयोग होता है। ठीक है, तो आप नीचे रिएक्शन देख रहे होंगे, आपको दे रखा है एथेनॉल। ठीक है, CH3CH2OH क्या है? आपका एथेनॉल है। अगर आप KMnO4 प्लस उष्मा की उपस्थिति, साथ ही K2Cr2O7 यानी एक तो ले लिया आपने क्षारीय,
ठीक है, क्षारीय कौन सा हो गया, KMnO4 की उपस्थिति में प्लस उष्मा, और साथ ही एक ले लिया आपने अम्लीय, अम्लीय क्या लिया है K2Cr2O7, साथ ही उष्मा। ठीक है, जब इनकी रिएक्शन होती है आपस में, सभी ये आपस में इसकी उपस्थिति में रिएक्शन होती है तो क्या बन जाता है आपका एसिटिक अम्ल बन जाता है। क्या बन जाता है, एसिटिक अम्ल। ये तो इसका साधारण नाम है। अगर आप इसका IUPAC पद्धति में नाम देखें तो इसका नाम होता है IUPAC पद्धति में एथेनोइक अम्ल। ठीक है, उम्मीद है आप इसको बिल्कुल समझ गए होंगे कि ऑक्सीकरण किसे कहते हैं कि ऑक्सीजन का ग्रहण तथा हाइड्रोजन की त्यागने की प्रक्रिया को आप क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब आ जाता है आपका संकलन अभिक्रिया। ठीक है, क्या जाती है, संकलन अभिक्रिया। संकलन अभिक्रिया क्या होती है, देखिए संकलन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है, अभिक्रियाएं वह अभिक्रियाएं हैं, ठीक है, जिनमें दो अभिकर्मक जुड़कर केवल एक उत्पाद बनाते हैं। इस संकलन अभिक्रिया है, इसे योगात्मक अभिक्रिया भी बोलते हैं बच्चों। ठीक है, इसमें मैं टाइपिंग करने में मिस्टेक होगी या मैंने लिखा नहीं कि जो संकलन अभिक्रिया है उसे क्या बोलते हैं, योगात्मक अभिक्रिया भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि दो अभिकर्मक जुड़कर क्या बनाते हैं, केवल एक उत्पाद बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये शब्द बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, केवल। ठीक है, कि दो अभिकर्मक जुड़कर केवल एक पदार्थ बनाते हैं। मुख्यतः असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों का वह गुण जैसे कि एथिलीन। ठीक है, बिल्कुल समझ गए होंगे आप इसको। अब पहला पॉइंट क्या है इसमें, पैलेडियम अथवा निकिल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन देते हैं। ठीक है, यानी आपको या तो आप प्लेडिनियम लीजिए या आप निकिल लीजिए उत्प्रेरक की उपस्थिति में। ठीक है, जैसे ये आपने निकिल ले रखा है, ठीक है, इसकी उपस्थिति में क्या कर रहे हैं आप, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन जोड़कर, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन जोड़कर क्या प्राप्त कर लेते हैं आप, संतृप्त हाइड्रोकार्बन देते हैं। ठीक है, सूक्ष्म में विभाजित Na की उपस्थिति में, ठीक है, यानी निकिल की उपस्थिति में 200 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर, ठीक है, क्या करते हैं हम, निकिल की उपस्थिति में 200 डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं तापमान, या इससे अधिक 300 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पे हाइड्रोजन का एथिलीन में संयोग होकर एथेन बनता है। यदि आप क्या ले, एथिलीन ले, क्या लिया आपने, एथिलीन लिया। ठीक है, ये आपने एथिलीन ले लिया और इसका संयोग आप किससे करा देते हैं, हाइड्रोजन से करा देते हैं, और वो भी कितने सेल्सियस पर, आप 200 से 300 डिग्री सेल्सियस के साथ निकिल की उपस्थिति में करा देते हैं। तो आपका क्या प्राप्त हो जाता है, एथेन आपका प्राप्त हो जाता है। ठीक है, उम्मीद है आप इसको बिल्कुल समझ गए होंगे, संकलन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, उसके बाद आप आ जाता है, इसका ही सेकंड पॉइंट है बच्चों। ठीक है, इसका ही क्या है, सेकंड पॉइंट है निकिल। ये निकिल नहीं है बच्चों, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ये निकिल है। ठीक है, निकिल है ये। ठीक है, ठीक है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, ये निखिल नहीं है, ये नाम लिखा गया, बाकी नाम नहीं है, ये उत्प्रेरक का नाम है जिसका नाम होता है निकिल। ठीक है, ये नीचे लिखा हुआ है निकिल। निकिल उत्प्रेरक का उपयोग करके साधारणतः वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में इस अभिक्रिया का उपयोग होता है। ठीक है, आपका क्या होता है, वनस्पति तेलों का जो हाइड्रोजनीकरण में इसी अभिक्रिया का प्रयोग होता है। कौन सी अभिक्रिया, जो आप ये नीचे जो आप अभिक्रिया देख रहे हैं इसका प्रयोग करते हैं हम, कि हाइड्रोजनीकरण करते हैं वनस्पति तेलों का। ठीक है, और वनस्पति तेलों के साधारणतः लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती हैं। क्या होती हैं, इसमें क्या होती है, वनस्पति तेलों में लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रृंखलाएं होती हैं, जबकि जंतु वसा में संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं होती हैं। यदि आप जंतु वसा में देखें तो उसमें क्या होती है, संतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती हैं, और साथ ही अगर वनस्पति तेलों में आप देखें तो आपकी लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती हैं। ठीक है, तो नीचे जो आप अभिक्रिया देख पा रहे हैं ये क्या कार्य करती है, ये आपका निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ठीक है, उपयोग करके आप क्या करते हैं, वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण करते हैं। क्या करते हैं, हाइड्रोजनीकरण। आप देख रहे होंगे H2 की उपस्थिति में नीचे। ठीक है, निकिल उत्प्रेरक के साथ अगर आप हाइड्रोजनीकरण इसका करते हैं, यानी हाइड्रोजन से इसकी क्रिया कर देते हैं, तो क्या हो जाता है, ये आपका प्राप्त हो जाता है, आपका ऐसे
ये सिंगल बॉन्ड में सब कुछ चला जाता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड हट जाता है। ठीक है, तो ये जो अभिक्रिया है इससे आपका क्या बन जाता है, वनस्पति तेल। ठीक है, आइए आप इसको बिल्कुल समझ गए होंगे, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब आ जाता है आपका प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। ठीक है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, आइए इसको भी जानते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया के विषय में हम पढ़ चुके हैं, इससे पहले भी हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, कार्बनिक यौगिकों के संदर्भ में वह अभिक्रियाएं जिनमें किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन अणु के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का किसी अन्य संयोजकीय परमाणु अथवा मूलक द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, थोड़ा मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है, आपको पता नहीं कि आपको समझ में आया कि नहीं है, पर जैसे ही आप इसका एग्जाम्पल देखेंगे आपके बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें एक बात आप बिल्कुल ही ध्यान रखेंगे कि मैंने क्या बोली है। ठीक है, इसमें बोला है हमने कि जिनमें किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन अणु के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का किसी अन्य संयोजकीय परमाणु अथवा मूलक द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, क्या कहलाती है, आपकी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, यह गुण पैराफीन श्रेणी के सदस्यों का मुख्य गुण है। जो आपका पैराफीन श्रेणी होती है उसका क्या है, ये मुख्य गुण है। यद्यपि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्रियाशील होती हैं तथा अधिकांश अभिकर्मों की उपस्थिति में अक्रिय रहते हैं, तब भी सूर्य के कम प्रकाश की उपस्थिति में मेथेन अणु के 4 हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन क्लोरीन, ब्रोमीन अथवा आयोडीन के जो परमाणु होते हैं उनके द्वारा हो जाता है। क्या हो जाता है, इनका क्या हो जाता है, प्रतिस्थापन हो जाता है। ठीक है, यानी ध्यान रखेंगे आप इस बात को भी कि आपका जो अधिकांश अभिकर्मक की उपस्थिति में अक्रिय रहते हैं तथा सूर्य के कम प्रकाश में मेथेन के 4 हाइड्रोजन परमाणु, मेथेन यानी CH4, समझ रहे हैं आप बात को, CH4 यानी मेथेन के जो 4 हाइड्रोजन परमाणु हैं यानी CH के जो 4 हैं वो क्या है, उनका प्रतिस्थापन क्लोरीन, ब्रोमीन अथवा आयोडीन परमाणु द्वारा हो जाता है। ठीक है, सूर्य के कम प्रकाश में भी, यह आपको नोट करने की बात है। आपको पूछा जा सकता है कि जो मेथेन के 4 अणु हैं अगर उसके हम कम सूर्य का प्रकाश देखा जाए की उपस्थिति में आप इसके चारों हाइड्रोजन परमाणु को कैसे प्रतिस्थापन करोगे, तो आप उसके लिए क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन किसी भी परमाणु का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, उसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तो अब आप देख पा रहे होंगे कि आपके पास क्या है, CH4 है। यहाँ आप देखिए क्या है, आपके पास CH4 है, ये देखिए ये आपके पास CH4 है। ठीक है, इसके साथ हम क्या ले रहे हैं, क्लोरीन ले रहे हैं। ठीक है, सूर्य के कम प्रकाश में हमने क्या ले लिया, क्लोरीन से इसकी क्रिया कर दी। ठीक है, तो इसे क्या करेगा, Cl है, आपको प्रतिस्थापन करेगा, इसको जो ये आपको H दिख रहा है इसको हटा करके अपने आप इसका स्थान लेगा तो प्रतिस्थापन हो गया। ये हो गया आपका CH3Cl। ठीक है, ये हो गया आपका CH3Cl और साथ ही आपका क्या निकल गया, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकल गया। ठीक है, अब आप इस HCl3 को ही देखेंगे। ठीक है, अब आपने क्या किया है कि हमने ले लिया है CH3Cl। ठीक है, अब इसका हम Cl2 क्लोरीन के दो अणुओं से इसका क्या करेंगे, योग कराएंगे, तो क्या होगा आपका HCl तो निकलेगा ही, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, साथ ही आपका क्या हो जाएगा, ये CH2Cl2 यानी मेथिल डाइक्लोराइड। कार्बन के कितने मतलब जो क्लोरीन है उसके कितने अणु हैं, 2, तो ये हो गया डाइक्लोराइड। ठीक है, साथ ही आपका मैथिलीन यानी इसमें डबल बॉन्ड बन गया, मैथिलीन हो गया आपका, सॉरी मैथिन हो गया, मैथिलीन हो गया। ठीक है, अब आपको दोबारा ही आपको क्या करना है, आपको दोबारा हम इसको ले लेते हैं। ठीक है, इसलिए ही मैं आपको डिफरेंट कलर से बता रहा हूँ कि जिससे कि आप समझ सकें। आपने क्या लिया, दोबारा ही CH2 और Cl2 ले लिया। ठीक है, अब देखिए आपने लिया CH2Cl2, अब आप दोबारा ही इसकी क्लोरीन से क्रिया कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलेगा। साथ आपका एक H कहाँ से कम हो जाता है, आपका एक H ये उठ करके यहाँ चला जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही आपका CH आगे एक कम हो जाता है, तो CHCl3 हो गया, ये आपका बन गया क्लोरोफॉर्म। ठीक है, क्या बन गया, क्लोरोफॉर्म। अब जो ये आपका CHCl3 दिख रहा है इसके दोबारा हम लेंगे।
ठीक है। इसका दोबारा हम लेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर दोबारा इसकी Cl2 यानी क्लोराइड से क्रिया कराएंगे, दोबारा आपका फिर HCl निकलेगा, यानी ये तो निकलेगा, ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, साथ ही आपका क्या बनेगा CCl4, यहाँ पे H के अणु क्या हो गया, खत्म हो गया, तो CaCl4 ये क्या कहलाता है आपका कार्बन यानी C, और Cl4 यानी 4 4 अणु हैं, ठीक है। 3 को क्या बोलेंगे वो ट्रेटा, ठीक है। 2 को क्या बोलेंगे डाई, ठीक है। एक तो सिंगल है ही, उसे तो क्लोरीन बोल दोगे आप, तो आपके पास 4 है तो इसको बोल लेंगे ट्रेटा क्लोराइड, ठीक है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या है, लगातार आप अगर क्लोरीन की क्रिया आप कर रहे हैं मैथेन से, ठीक कर रहे हैं, आगे आप इसी अभिक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं, तो आपको क्या हो रहा है कि आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिल रहा है, साथ ही आपका प्रतिस्थापन अभिक्रिया निरंतर आपकी चलती जा रही है, ठीक है। तो यही आपकी क्या कहलाती है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, क्योंकि यह H का स्थान ग्रहण कर लेती है तथा H को क्या करती है, निकाल कर दे अलग कर देती है, ठीक है। ये आपकी क्या होती है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। उसके बाद आपका आ जाता है नाइट्रो वर्ग, क्या आ जाता है आपका नाइट्रो वर्ग, ठीक है। अब इसको हम जानते हैं नाइट्रो वर्ग किसे कहते हैं। यदि मेथेन को नाइट्रिक अम्ल के साथ, मेथेन यानी CH4 को नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 के साथ 400 डिग्री सेल्सियस पर तप्त किया जाए, यानी तप्त यानी गर्म किया जाए, तो मेथेन के अणु, मेथेन के एक हाइड्रोजन परमाणु का, जो आपका एक हाइड्रोजन परमाणु है उसका विस्थापन हो जाता है, प्रतिस्थापन हो जाता है, और उसकी जगह पर क्या आ जाता है आपका NO2 वर्ग आ जाता है, और नाइट्रोमेथेन की प्राप्ति हो जाती है। क्या मिल जाता है आपको, नाइट्रोमेथेन। अब देखिए आप इसको क्या उसके माध्यम से समझेंगे, हम अभिक्रिया के माध्यम से, ठीक है। तो आप देखिए, आपने क्या लिया, मैथेन लिया, आपने CH4 लिया, इसकी अभिक्रिया हमने किससे कराई, नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3, ठीक है। और साथ ही आपने क्या किया, इसको 400 डिग्री सेल्सियस पर क्या कर दिया, हमने इसको गर्म कर दिया। अब जो आपका ये वाला ग्रुप है, NO3 का ग्रुप है, इसमें से एक O यहीं पर रहकर, और आपका बाकी के NO2, क्या NO2 आपको क्या करता है, एक H का कार्बन परमाणु, एक H का जो हाइड्रोजन परमाणु है हटा करके वहाँ पर जुड़ जाता है। आप देखिए यहाँ पे जुड़ गया, ठीक है, इसमें जुड़ गया आपका। साथ ही आपका क्या बच गया, एक O बच गया, और साथ ही आपका H एक यहाँ पर बच गया, HO बच गया, और साथ ही आपका एक जो H विस्थापित हुआ है, प्रतिस्थापित हुआ है, वो निकल करके यहाँ पहुँच गया। तो H कितने हो गए, 2, और साथ ही O, ये बन गया आपका H2O, यानी आपका जल बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो आपको प्राप्त हुआ, जो आपने मेथेन था इसका एक हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित कर यहाँ पर नाइट्रो यानी NO2 को जोड़ दिया, तो ये आपका बन जाता है नाइट्रोमेथेन। आपको क्या मिल जाता है, नाइट्रोमेथेन। आपको पता लग गया होगा कि हमने इस अभिक्रिया को कैसे किया है, ठीक है। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो बच्चों आज की जो वीडियो थी हम उसका समापन यहीं पर करते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, जिससे कि आपको देखने में भी थोड़ा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। इसलिए हम शॉर्ट वीडियो में छोटे छोटे टॉपिकों को आपको लेकर के कवर करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको लग रहा है कि आपके जो पेपर हैं, बोर्ड एग्ज़ाम आएंगे, उनके लिए आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है, तो आप हमारे चैनल पर ज्वाइन कर लें। साथ ही आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। आपका भाई आपके लिए ऐसे ही नया कंटेंट आपके लिए लाता रहेगा, जिससे कि आप बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर कर सकें, ठीक है। और आपको जो नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आप इसका रिवीजन करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप रिवीजन साथ के साथ करते रहिए बिल्कुल ही, और अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल हाई रखिए, जोश अपना हाई रखिए, और अपने माँ बाप का जो सम्मान करिए। उनके सपनों, जो सपने हैं उन्होंने देखे हैं, उसको पूरा करने में आप जी तोड़ मेहनत कीजिए, ठीक है। तो अंत में इतना ही कहना चाहूँगा, रिवीजन करते रहिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, ठीक है। आने वाली सेक्शन के अंदर हम आपको मिलेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।